हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एमएनएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है गेट 2021 के ऊपर, जिसमें आईआईटी बॉम्बे ने एक नया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो उनका नया नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग गेट के एग्जाम सिलेबस को चेंज किया है। जी हाँ दोस्तों, गेट के एग्जाम सिलेबस को चेंज किया है। साथ ही साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि गेट के एग्जाम पैटर्न को बदल दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, गेट के एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है। लास्ट टाइम गेट का एग्जाम पैटर्न 2015 में चेंज हुआ था और अब जाकर गेट आईआईटी बॉम्बे ने इस एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है। तो इस एग्जाम पैटर्न के नोटिफिकेशन के साथ जो भी जानकारी जुड़ी है, मैं आपको पूरी दूंगा इस वीडियो के साथ। आप बने रहिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपकी आने वाली जो भी तैयारी होगी वो बदल जाएगी। तो साथ ही साथ आप अपनी गेट की तैयारी को कैसे बेहतर कर सकें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न जो कि चेंज हुआ है, आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने चेंज किया है, वो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। दूसरा हम जानेंगे गेट 2021 की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। उसके बाद अपडेटेड सिलेबस, किस तरीके से हर ब्रांच में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं अपडेटेड सिलेबस में। एलिजिबिलिटी चेंज हुई है, तीन सबसे बड़े चेंज हुए हैं: एग्जाम पैटर्न, डेट्स एंड एलिजिबिलिटी। एग्जाम मार्क्स क्या होंगे, फीस क्या होगी गेट 2021 एग्जाम की, एंड स्कोर कार्ड वैलिडेशन आप कहां कहां कर सकेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, आप इसको ध्यान से देखिए। अब गेट का ड्यूरेशन एग्जाम 3 आरसी का ही रहेगा। गेट के एग्जाम पेपर्स इससे पहले 25 होते थे। 25 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में गेट को ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन अब उसमें दो न्यू पेपर ऐड किए हैं और उन दो न्यू पेपर के लिए सबके लिए क्या खास है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ एग्जाम हो गए हैं 27। दूसरा, उसमें जो सेक्शंस होते थे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट, मींस आपकी जो प्रॉपर ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, तो ये स्पेसिफाइड हो गया और साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड हो गया। अब यहाँ हुआ है सबसे बड़ा चेंज, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आपका एग्जाम पेपर अब चेंज हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपका एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। दूसरा ऐड किया है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, एमएसक्यू। एमएसक्यू क्या होता है, आप इसको अगर समझना चाहें तो आईआईटी जेई, ये जो कमेटी है जेई की जो एग्जाम कराती है, उसमें मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपके क्वेश्चन में आंसर दिए जाएंगे कुछ ए, बी, सी और डी। ओके, अब आपको इसमें से मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में से आपको मोर देन वन सिलेक्ट करने होते हैं। मान के चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर ए और बी है, तो आप उस फिलअप वाले ऑप्शंस में, मींस ये जो आपके ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे आप ए को भी क्लिक करेंगे एंड बी को भी क्लिक करेंगे। अगर आपने अकेला ए को क्लिक किया या फिर बी को क्लिक किया तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपने ठीक सुना कि पार्शियल करेक्ट होने पर, पार्शियल आंसर करेक्ट होने पर आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन के तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी एंड डी, तो आपको इन तीनों ही आंसर को टिक करना होगा। ठीक है, तभी आपका वो आंसर करेक्ट जाएगा और उसके नंबर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने ए और बी कर दिया तो आपने सोचा कि मेरा आंसर तो सही है, नहीं, आपने डी टिक नहीं किया है तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो ब्लफ होता है इन क्वेश्चंस में, एमएसक्यू में, बहुत बार देखा गया है कि जब ए बी सी डी तीन चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं, हो सकता है कि इसमें से सिर्फ एक ही सही हो। ये कोई गारंटी नहीं है कि इसमें मोर देन वन ही सिलेक्ट होंगे। तो आपको अपने क्वेश्चन को
बहुत ही अच्छे से पढ़कर समझकर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि इसका एक भी आंसर हो सकता है, इसका एक से ज्यादा, दो, तीन और चारों भी हो सकते हैं। तो इस केस में अगर चारों आंसर हैं तो आपको चारों पे ही टिक मारना है। अगर आपने एक भी टिक भूल गए तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ये तो रही एमएसक्यू की बात, लेकिन एमएसक्यू क्वेश्चंस टाइप में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मींस नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको अगर इसका आंसर गलत भी हुआ तो आपके कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे आपके क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, चलिए अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इससे तो आप अच्छे से अवेयर है ही, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर आपका आया है 10.01, तो आपको यही फिल करना है। तो इसकी रेंज जो दी जाएगी हो सकता है 9.99 टू 10.05 दी जाए। तो इस तरीके के आंसर से आप अच्छे खासे अवेयर हैं और ये आपको आता भी है कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो ये न्यूमेरिकल टाइप आंसर होते हैं, इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये है आपका न्यू अपडेटेड एग्जाम पैटर्न। अब आप इससे डरिएगा नहीं, क्योंकि आप ये सोचिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 65 क्वेश्चन होते हैं। ओके, इनमें से 10 क्वेश्चन होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के और 55 क्वेश्चंस होते हैं आपके मेन स्ट्रीम के। ओके, अब इस 55 में से पहले एनएटी टाइप मींस न्यूमेरिकल आंसर टाइप अराउंड 30 टू 35 आते हैं। ओके, और अब ये जो एमएसक्यू ऐड किया है तो आप ये सोचेंगे कि हो सकता है और कम हो जाए, लेकिन गेट एकेडमी भी जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है वो भी इस चीज से अवेयर है कि पेपर को बैलेंस करने के लिए इन्होंने यहाँ से एनएटी कम कर देंगे। ओके, और एनएटी के पोर्शन को डिवाइड करके एमएसक्यू को इसमें ऐड किया जाएगा, जिससे कि एग्जाम को बैलेंस किया जा सके। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके। पहला है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होगा आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको रिकॉग्नाइज रखने, मींस आपको याद रखने। यू कैन क्लिक द आंसर बाय जस्ट रिकॉल योर मेमोरी। ओके, सेकेंड पोर्शन इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स आपको अपने फॉर्मूले, अपने जो भी आपके मेथड्स हैं आपको दिए जाएंगे, आपको डेटा दिया जाएगा और डेटा देने के बाद आपको यूज करना है फॉर्मूला और अपना आंसर लेके आना है। तीसरा पोर्शन है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स आपको अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जैसे कि आपको कोई फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन दिया, अब उसके थ्रू आपको वेंचुरी मीटर हो सकता है, ऑरिफिस मीटर, पंप क्वेश्चन और एफिशिएंसी क्वेश्चन, तो इन सभी एप्लीकेशंस में आप उसको कैसे यूज करेंगे वो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एंड लास्ट इज एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब कोई क्वेश्चन है वो जो किसी प्रोसेस के थ्रू होता हुआ जा रहा है तो आपको वो भी पूछने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, number of question in exam paper is 65. 10 is from general aptitude and 55 are coming from your subject. Okay, now distribution of marks in all paper except AR, CY, EY। अभी आप सोचेंगे EY, CY, CG, MA ये क्या है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, इंजीनियरिंग ब्रांच मतलब मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, तो ये सब इंजीनियरिंग ब्रांचेस में जो एग्जाम पैटर्न होगा वो होगा 15 मार्क्स ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स and 72 marks from your subject. Okay, so it will become 100 marks of question paper. Now this CY, EY, G, XH,
These are the science paper, physics, chemistry, geology, okay, mathematics. तो ये जो एग्जाम पेपर होंगे उसमें होगा 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड and 85 marks are from main subject. They are not including mathematics portion in their exam paper. Okay. Marking of scheme मीन्स आपके एग्जाम पेपर में या तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए, आईआईटी बॉम्बे ने इस बार जो काम किया है वो पिछले बहुत टाइम से पेंडिंग था। ओके, और आईआईटी बॉम्बे ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है इसमें हर चीज बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करी है। ओके, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे डाउट होते थे, वो हमेशा कंसर्न करते थे किसी और से, वो उनको गलत इंफॉर्मेशन कन्वे कर देते थे, तो वहां से बहुत मिसकम्युनिकेशन हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अब देखिए, कैंडिडेट ऑप्टिंग टू सब्जेक्ट पेपर मस्ट हैव अ प्राइमरी चॉइस ऑफ पेपर। मींस आपके जो पहले 25 एग्जाम पेपर होते थे और ये जो 2 एग्जाम पेपर ऐड किए हैं, एक किया है एनवायरमेंट और दूसरा किया है ह्यूमैनिटीज, तो इन 2 एग्जाम पेपर को आप चूज कर सकते हैं। देखिए, तो आपको 2 एग्जाम चूज करने हैं जो कि डिपेंडेंट होंगे आपके एग्जाम डेट के ऊपर। मतलब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपका मेन एग्जाम उससे क्लैश ना हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा है। अब अगर इन्होंने लिखा है कि दूसरा एग्जाम आपकी सेम डेट पे पड़ता है तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। यहाँ लिखा है the gate committee has the right to remove certain combination at a later date। वो बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। In such case, the fees paid towards the second paper will be refunded to the candidate। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। Also note that the examination center for candidate to appear for second paper may be different from that for the first paper due to infrastructure and scheduling constraint। यानी कि आपने पहला पेपर दिया मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एंड दूसरा पेपर आपका है ह्यूमैनिटीज का। ओके, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका सुबह वाला जो एग्जाम सेंटर है वो डिफरेंट हो और जो सेकंड पेपर है उसका एग्जाम सेंटर डिफरेंट हो, बट इन द सेम सिटी। ओके, तो एग्जाम सेम सिटी में होगा ये तो सर्टेन है, लेकिन डिफरेंट सेंटर पे पॉसिबल हो सकता है। ये आपको एग्जाम कार्ड पे आपको दिख जाएगा, जो आपका कॉल लेटर आएगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ एक चीज बोला है कि गेट इज नॉट एन एडमिशन एंश्योरिंग एग्जामिनेशन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने गेट का एग्जाम दिया, आपने इसको पास भी कर लिया और इस एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्टली किसी भी आईआईटी में चले गए और आपने बोला मुझे एडमिशन चाहिए। ऐसा नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, जैसे कि है COAP या फिर है CCTM। CCTM NITs के लिए होता है और COAP IITs के लिए होता है। तो इस प्रॉपर चैनल के थ्रू ही जाकर आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि आपसे अगर कोई दूसरा बंदा फ्रॉड कर रहा है, आपसे कोई ऐसी बातें कर रहा है कि मैं उसको एडमिशन दिलवा दूंगा, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, तो ये आपको नहीं फंसना है। इसलिए इन्होंने बोला है क्वालिफाइंग इन गेट एग्जामिनेशन डज नॉट गारंटी एडमिशन और स्कॉलरशिप। Admission to any institute is fully dependent on the admission institute criteria for education qualification. Similarly, GATE qualification does not assure a public sector undertaking job। मतलब कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड इंडिया में हो रहे हैं जहां आपको बोला जाता है कि गेट आपने क्वालिफाइड कर लिया, अब वो आपको PSU में जॉब प्रोवाइड करवा देंगे, आप उनको कुछ ब्राइब दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, आप अवेयर रहिए इस चीज से कि ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं है जिसमें आपको डायरेक्टली जॉब प्रोवाइड हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर कार्ड। आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू
स्क्रीनिंग होगी, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका जीडी होगा। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं और उसके बाद आपके रिजल्ट आता है, आपको उसके बाद जॉब मिलती है। ओके, नाउ दीज आर द 8 जोन्स ऑफ आईआईटी। आपको ये मतलब देखना है आपका जोन इसमें से कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म फिल करना है। ओके, नाउ यहाँ पे बोला गया है कॉल फॉर एडमिशन एमटेक और पीएचडी और एनी अदर प्रोग्राम विल बी एडवर्टाइज सेपरेटली। मतलब गेट कमेटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एडमिशन प्रोसेस। ओके, तो आपको गेट कमेटी को मेल नहीं लिखना है कि एडमिशन का रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने इस बार देखा कि जैसे कोरोना पेंडेमिक की वजह से सीओएपी और सीसीटीएम, ये दोनों ही कमेटी जो है वो लेट हो गए पोर्टल एडमिशन को डिक्लेयर करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअसली पैनिक कर रहे हैं कि उनका एडमिशन कब होगा, उनको एडमिशन अभी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपका एडमिशन प्रॉपर टाइम से ही होगा। उनको भी आपकी उतनी ही केयर है जितनी आपके पेरेंट्स को है। वो ऐसा नहीं होगा कि आपको एडमिशन देना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए, अब आप गेट के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया 27 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, इसमें 2 सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं और इसके बाद एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी टाइप का आपके क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन के टाइप होने वाले हैं। चलिए, अब आपको ये समझिए आपके जो एग्जाम डेट है वो आपके एग्जाम डेट रखा गया है फरवरी में। फरवरी में आपको 5 फरवरी, यानी कि आपको क्या याद रखना है, 5 फेब, 6, 7, उसके बाद है 12, 13 एंड 14। ये जो 6 डेट है ये टेंटेटिव है। ओके, दीज आर द टेंटेटिव डेट, मतलब अप्रोक्सीमेट है। अगर सब कुछ सही रहा, कोरोना पेंडेमिक की प्रॉब्लम अगर इंडिया में डिक्रीज हो गई, इंडिया में प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपकी ये जो डेट मेंशन करी गई है ये आपकी फाइनलाइज डेट होंगी। लेकिन इट कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड बिफोर द कोरोना पेंडेमिक। पहले वो डिसाइड किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट और बाकी कमेटीज के डिसीजन से कि अभी सिचुएशन कैसी है। तो ये चेंज हो सकती है। आप ये मानिए कि इससे पहले नहीं होगा लेकिन इसके बाद हो सकता है। ओके, तो 5 फेब जब तक का टाइम आपको अभी से सर्टेन है। आज डेट हुई है 10 अगस्त, तो 10 अगस्त के बाद आपको 5 फेब तक का टाइम मिला है अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करने का। ठीक है, चलिए, अब ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपके जो फॉर्म्स होंगे वो कहां से होंगे, 14 सितंबर से आपके फॉर्म्स स्टार्ट होंगे। क्लोज कब होने वाले, 30 सितंबर। आपको 16 डेज का टाइम मिलेगा। ओके, नाउ एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर्टेन टाइम लिमिट में अपना फॉर्म फिल नहीं करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे इनको लेट फीस देनी पड़ती है और उसके बाद बोलते हैं कि हमें लेट फीस क्यों देनी पड़ रही है। आपको अगर टाइम अपना सर्टेन नहीं करोगे तो लेट फीस तो लेंगे वो, अराउंड 500 रुपीज और 1000 रुपीज लेट फीस होती है। ओके, द लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी विल बी 13 नवंबर। मतलब आप 13 नवंबर तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस देकर आप अपना एग्जामिनेशन कैटेगरी और एग्जाम पेपर चेंज करवा सकते हो। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑनलाइन ऑन 8 जनवरी। ठीक है साहब, एंड जो ये जो एग्जाम डेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो अपनी जर्नी शुरू हुई है। इस चैनल को आपको, आपके दोस्तों को इस चैनल को बहुत आगे पहुंचाना है। तो दोस्तों, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि इस चैनल की ग्रोथ के साथ आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती रहे। चलिए,
यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर एंड फिल द एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन मोड ओनली, ये तो आपको पहले से ही पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से जो बताया नहीं था, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पेंडेमिक है तो आपको कुछ भी अलाउ कर दिया जाएगा, नहीं। आपको कैलकुलेटर फोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉलेट, बुक, पेपर, कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा, ओके। उसके बाद ये जो दो न्यू पेपर हैं वो कौन कौन से हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, ओके। इसका कोड रखा गया है ES और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का कोड रखा गया है XH, आर बीइंग इंट्रोड्यूस इन गेट 2021। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे IITs और ऐसे साइंस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पर इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो अब अगर आप किसी प्रॉपर ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, वहां से आप करके आते हैं, तो होगा क्या कि वहाँ इन्वायरमेंट की नीड होती है। तो इसको देखते हुए गेट कमेटी ने इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि आप 2 एग्जाम पेपर के थ्रू अपने किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स पेपर, सेपरेट स्कोर कार्ड रैंकिंग विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन देयर सिलेक्शन। मीन्स जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स 2 डिफरेंट पेपर हैं, आपको डिफरेंट देने हैं, तो आपको डिफरेंट स्कोर कार्ड मिलेंगे, ओके। और अगर कोई कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पेपर में अपेयर हुआ है तो उसका स्कोर कार्ड भी आपको डिफरेंट मिलेगा और उसकी रैंक भी आपको डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। तो आपको 2 बार फीस देनी होगी। एलिजिबिलिटी, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई है, नया चेंज। ये बहुत अच्छा चेंज हुआ है, क्योंकि 2012 के पहले ये वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल था और 2012 से इसको बंद कर दिया गया था। तो अब जाके 2021 में इसको वापस से इंट्रोड्यूस किया है। अ कैंडिडेट हु इज करेंटली स्टडिंग इन 3rd ईयर, सही सुना आपने दोस्तों, 3rd ईयर के बच्चे अब गेट का एग्जाम पेपर देंगे। गेट का एग्जाम पेपर फाइनल ईयर के बच्चे या उसके पास आउट हुए बच्चे देते थे, लेकिन अब 3rd ईयर ऑनगोइंग स्टूडेंट, यानी जो बच्चा फाइनल ईयर में आएगा उसके पहले ही वो गेट को फेस कर चुका होगा। ये कितना अच्छी बात है कि अगर कोई बच्चा पहले से ही अवेयर हो जाए गेट के एटमॉस्फेयर से, गेट के एग्जाम प्रेशर से, तो उसका जो फाइनल अटेम्प्ट होगा, मींस वो फाइनल ईयर, सबको पता है कि फाइनल ईयर में प्रेशर होता है जॉब का, सिक्योरिटी का, अपनी आगे वाली प्लानिंग का। तो वो जो प्रेशर है वो पहले से ही 3rd ईयर का बच्चा फेस कर ले और उससे वो अच्छे खासे अवेयर हो जाए, जिससे कि नेक्स्ट ईयर वो अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सके। ये इनका मोटिव है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि अगर उनकी 3rd ईयर में रैंक 150 AIR आ जाती है तो क्या वो PSU में जा सकेंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 3rd ईयर का चांस आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सकें। ये जो स्कोर कार्ड है वो भी 3 इयर्स के लिए वैलिडेट होगा, मतलब आपने 3rd ईयर में किसी स्कोर कार्ड को गेट किया, ओके। 2021 में आपने स्कोर कार्ड को ले लिया, आप 3rd ईयर में थे, अब इसका यूज आप 2023 तक कर सकते हो। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है और गेट कमेटी, मतलब हो सकता है किसी PSU ने पर्टिकुलर ईयर में आपको पास आउट मांगा, मतलब अगर 2021 में जॉब रिक्वायरमेंट आई और उसमें बोला गया कि उनको पास आउट बंदा चाहिए जो पास हो चुका हो, तब उस केस में आप उस जॉब को फिल नहीं कर सकते। लेकिन 2022 में अगर जॉब में ये बोला गया कि आप 2021 का स्कोर कार्ड यूज कर सकते हो, तब आप उस केस में अपना स्कोर कार्ड यूज करिए और जॉब ले लीजिए।
या आप आईआईटी में एडमिशन ले लीजिए, आप पीएचडी के लिए चले जाइए, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि गेट ने थर्ड ईयर के बच्चों को अलाउ किया है गेट का पेपर देने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये जो कुछ कोड हैं जो इंजीनियरिंग एग्जाम अभी तक होते आ रहे थे 25, अब उसमें 2 ऐड कर दिए हैं 27। तो देखिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इकोलॉजी, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, माइनिंग, ये सारी ब्रांचेस हैं। इसमें ह्यूमैनिटीज एंड लाइफ साइंस ये ऐड किया हुआ है। ठीक है, एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग, ये जो कुछ कॉम्बिनेशंस है, मतलब आपका पहला पेपर ये है, फर्स्ट पेपर, ये उसकी लिस्ट है। आपके फर्स्ट पेपर की लिस्ट ये वाली है। अगर आपका फर्स्ट पेपर इनमें से है तो आप इस लिस्ट के थ्रू सेकंड पेपर को चूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तब आप उस केस में CY, PE एंड XC इन पेपर में से कोई एक एग्जाम चूज कर सकते हैं। अब ये CY क्या है? CY है केमिस्ट्री, PE है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड XE है इंजीनियरिंग साइंसेस। ओके, तो आप केमिकल के होते हुए इन 3 एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं, CE, तब आप AR और ES ले सकते हैं। AR क्या है? आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, और XS क्या है? ES क्या है? इंजीनियरिंग साइंसेस। ओके, तो ऐसे जो कोड हैं वो आपको देखना है कि आपकी ब्रांच का क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप दूसरा पेपर कैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और उसके बाद अपना आईडी प्रूफ देना है। ये हमारे जोन्स हैं, इन जोन्स के थ्रू आप अपनी सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सिटी किस जोन के अंडर आ रही है। आप उस जोन को कांटेक्ट कर सकते हैं बाय मेल एंड बाय फोन नंबर। एग्जाम की फीस क्या होने वाली है दोस्तों? तो देखिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए फर्स्ट पेपर में उनकी जो फीस होगी 750 होगी। ओके, अगर आप दूसरा पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो 750 प्लस 750 यानी कि 1500 रुपीज आपका टोटल अमाउंट होगा। अगर आप डेट के बाद फिल करते हैं, एक्सटेंडेड डेट के बाद, तब आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा। आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे और उसके बाद ही वो फॉर्म फिल किया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स 1500 रुपीज, SC, ST, PWN कैटेगरी। ओके, तो 750 रुपीज आपको भी पे करने हैं। लेट फीस इंक्लूडिंग 2000 रुपीज। इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए $50 एंड दुबई एंड सिंगापुर के लिए $100। ओके, चलिए आपको मैंने पैटर्न बताया था, एक बार दोबारा से जल्दी से देख लीजिए। आपके पेपर में आएंगे MCQ। MCQ में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी -1/3 और -2/3। दिस इज फॉर 1 मार्क क्वेश्चन एंड दिस इज फॉर 2 मार्क क्वेश्चन। ओके, MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्केटिंग, नो नेगेटिव मार्किंग। और नो नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको ये याद रखना है कि आपको मल्टीपल टाइम जो भी आंसर है वो पूरे के पूरे सिलेक्ट करने हैं। अगर आपने एक भी मिस किया तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। एंड थर्ड इज NAT टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो यहाँ पर भी आपको नो नेगेटिव मार्किंग, आपको डरना नहीं है यहाँ पर कि आपके नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, नहीं, आपका आंसर सही होगा। तो बस आपको ये तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बार बार अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, अपनी न्यूमेरिकल आंसर की एबिलिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए डिजाइन ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन,
application, and analysis and synthesis. In these questions, the candidate is presented with data, diagram, and images that require analysis before a question can be answered. A synthesis question might require the candidate to compare two or more pieces of information. Question in this category could, for example, involve candidate in recognizing unstated assumption, separating useful information for irrelevant. तो आपको यहाँ पे याद इतना सी रखना है कि अपने जो फॉर्मूले हैं आपको इनको स्ट्रॉन्ग रखना है और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करना है प्रैक्टिस से। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है ना तो एमएसक्यू हो चाहे एमसीक्यू आप पे सब बनेंगे, आप टेंशन मत लो, आपका पेपर भी अच्छे से जाएगा। ये यहाँ पर जो फोन नंबर अवेलेबल है अलग अलग सेंटर्स में, 8 सेंटर है हमारे, 8 सेंटर के आपको नंबर दिए हुए हैं, आपको मेल आईडी दी हुई है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई इसके अलावा डाउट है जो मैं आपको इस वीडियो में दूर नहीं कर पाया हूँ, वैसे मैंने कोशिश करी है आपको हर एक पॉइंट से अवेयर करने के लिए। तो दोस्तों आप इन मेल आईडीज और इन फोन नंबर से भी पर्टिकुलर आईआईटी जोन में कंसर्न कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एमिनेंस क्लास के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा दोस्तों और अपने सीनियर और जूनियर के साथ लाइक एंड शेयर भी करिए, ठीक है दोस्तों। आपके साथ मैं बना रहूंगा, अभिषेक शर्मा। थैंक यू सो मच दोस्तों।